हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए देखते हैं आज का अपना सेशन। आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे सीटेट पेपर 2 में जो एसएसटी से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो पहले भी सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा और अपना जो स्कोर है उसको कमेंट करिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोग ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना तो लाइक करते हैं, बस व्यूज़ अकेले आते हैं कि हाँ लोग वीडियोस देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि जो दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये स्टार्ट कब हुआ था आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ये स्टार्ट हुआ था 1930 में और इसे नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आंदोलन है जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे सविनय अवज्ञा ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है। और ये जो मतलब गांधी जी इसमें पैदल यात्रा किए हुए थे और ये जो पैदल यात्रा है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो गांधी जी का जो साबरमती आश्रम था वहाँ से स्टार्ट होती है। साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं और 24 दिनों में दांडी पहुंच जाते हैं। और जो 24 दिन में दांडी पहुंचते हैं तो वो 240 जो है किलोमीटर की दूरी तय किए रहते हैं। और वहाँ पे पहुँचने के बाद 5 अप्रैल को दांडी पहुँचते हैं और 6 अप्रैल को गांधी जी समुद्र तट पर जाकर के एक मुट्ठी नमक, मतलब समुद्र के किनारे एक मुट्ठी नमक बनाते हैं सांकेतिक रूप से, और जो कानून बनाया हुआ था अंग्रेज़ों ने उसको भंग कर देते हैं या तोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं इसमें जो अन्य ऑप्शंस दिए हुए हैं ये आंदोलन कब हुआ था, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि दिया हुआ है फर्स्ट में हमारा होम रूल आंदोलन, ये 1916 में स्टार्ट हुआ था और 2 लोगों ने स्टार्ट किया था। एक तो एनी बेसेंट जी ने स्टार्ट किया था और दूसरे जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे हैं बाल गंगाधर तिलक जी। जो हमारा असहयोग आंदोलन दिया 1920 में स्टार्ट होता है और 1922 में जो चौरी चौरा की घटना होती है उसके साथ इसको फिर समाप्त कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। फिर दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, इसको मैंने कल भी बताया था, फिर से बता दे रहे हैं, ये 8 अगस्त 1942 की घटना है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? वैसे तो कई सारे मित्र थे उनके, लेकिन इसमें जो दिया है हमें वही ऑप्शन चूज करना है। पहला देखते हैं, रेवरेंड थॉमस मूर, A.O. ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज तथा विलियम वॉवेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। और ये जो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज हैं ये ईसाई मिशनरी थे, शिक्षाविद थे और इन्होंने सत्याग्रह में गांधी जी के साथ, मतलब पूरी तरह से ये सत्याग्रह में गांधी जी के साथ एक्टिव रहे, उनको खूब मतलब फुल सपोर्ट किए हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी या किसने की थी, सॉरी कब नहीं पूछ रहा है, किसने पूछ रहा है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है दयानंद सरस्वती, फिर सेकंड है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है केशव चंद्र सेन और चौथा है हमारा राजा राम मोहन राय। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और कब की थी हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो इन्होंने कलकत्ता में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और जो राजा राम मोहन राय जी हैं इन्होंने, मतलब इन्हें तो भारत का अग्रदूत कहा ही जाता है, नए भारत का अग्रदूत। साथ में जो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो इस ब्रह्म समाज को आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन भी माना जाता है। क्या माना जाता है? तो बौद्धिक सुधार आंदोलन, भारत का पहला बौद्धिक सुधार
आंदोलन माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2008, 2009, 2001 और 2013। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2009। ये जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण है इसको 20 फरवरी 2009 में गठित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। 1986 के तहत सरकार ने मतलब कुछ और भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाए हैं। ये मतलब कुछ अन्य जो संरक्षण अधिनियम हैं उसको भी देख लेते हैं, वो भी बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। जैसे कि हमारा है एक 1988 में राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति। आगे कुछ अन्य है जैसे कि वन जो है 2002 में 2 अधिनियम लाए गए थे। एक था जैव विविधता अधिनियम और दूसरा है हमारा वन्य जीव संरक्षण नीति। वन्य जीव संरक्षण नीति। कुछ और भी हैं जो पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में, जैसे कि है हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और ये कब की है? ये है हमारी 2006 की। इसके अलावा भी कुछ है जैसे कि बाघ संरक्षण अधिनियम, आप लोगों को पता भी होगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है और ये कब का है? 1973 का है। जल संरक्षण अधिनियम ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1974 का है। इसके साथ साथ है वायु संरक्षण अधिनियम जो कि 1981 का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या तात्पर्य है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन है, ओजोन परत के संरक्षण से, पृथ्वी के बढ़ते तापमान से, बढ़ते जल प्रदूषण से और चौथा ऑप्शन है कि वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सी गैस है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एथेन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव सुंदरवन कहाँ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इवन 2020 में सीटेट में भी पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नेपाल में, देन गुजरात, देन कोलकाता, देन तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल, कोलकाता में ये है, भारत का ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। भारत देश के भीतर पूछा जा रहा है, बाहर मत जाइएगा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है जैसे कि पश्चिमी घाट में, शांत घाटी में, गंगा नदी में और जिम कॉर्बेट पार्क में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा, मुझे इसमें कुछ एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा स्पेस बनाना ज़रूरी है। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा पश्चिमी घाट में। जो हमारा पश्चिमी घाट है ये हमारे दक्षिण भारत का मैप बना दिया मैंने, और ये जो इधर वाला कोस्ट है इसे ही हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। और यहाँ पे 3 तट हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसको भी हमें जानना चाहिए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पश्चिमी घाट है वो भारत देश के कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो ये टोटल 6 राज्यों में फैला हुआ है जिसमें कि हमारा गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र, देन गोवा, देन कर्नाटक, देन केरला, देन तमिलनाडु। तो टोटल 6 स्टेट्स में ये फैला हुआ है। और इसके जो है इसे एक तो सह्याद्री कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, छोटे एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है इन सब चीज़ों को। और ये जो तट हैं पहले इन्हें भी देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक जो तट है, गोवा तक इसको कहा जाता है कोंकण तट, कोंकण तट। और गोवा से लेकर के जो कर्नाटक तक का जो तट आता है, गोवा से कर्नाटक तट, उसे कहा जाता है कनारा तट, कनारा तट।
और कर्नाटक से लेकर के जो केरल तक आता है इसे बोला जाता है मालाबार तट। मालाबार तट। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि जो मालाबार तट है वो कहाँ पे है, तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये केरल में है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मांसाहारी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि सहारा मरुस्थल से आने वाली वायु, कौन सी वायु है, सिराको, यह जब दक्षिण इटली में, इटली जो कि यूरोप का है, वहाँ पे पहुँचती है तो कभी कभी वर्षा कर देती है। इससे इस मतलब कि वर्षा को क्या कहा जाता है। क्या 4 ऑप्शन है, ठंडी पवन, सेकंड है रक्त या रुधिर वर्षा, तीसरा ऑप्शन है सिराको रेन, चौथा ऑप्शन है मरुस्थली वर्षा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रक्त या रुधिर वर्षा। ये जो है जब सहारा मरुस्थल से निकलती है, सहारा मरुस्थल जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 11 कंट्रीज़ में फैला हुआ है और साथ में ये मतलब जो अफ्रीका वाला रीजन है उसके नॉर्थ रीजन में पड़ता है। तो वहाँ से जब ये हवाएं चलती हैं, बहुत ही गर्म और शुष्क वायु होती है, वहाँ से जाती है तो जो मतलब आगे मेडिटेरेनियन सी पड़ता है वहाँ से नमी को लेती है और आगे जा कर के इटली में बारिश जब करती है तो रेत के कणों की वजह से जो इसका बारिश का पानी होता है वो थोड़ा रेड रेड समझ आता है। इसी वजह से इसको इटली में रक्त वर्षा या ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। तो 4 ऑप्शन है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की प्रक्रिया है, दूसरा है कि वनों के संरक्षण का एक अभियान है, तीसरा है कि ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकने संबंधी एक समझौता है, और चौथा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकने से संबंधित एक समझौता है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कब की घटना है इसको भी हमें जानना चाहिए। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये 16 सितंबर 1987 में किया गया था और ये जो लागू होता है वह होता है 1 जनवरी 1987 से। इसी 16 सितंबर को हुआ था, इसी वजह से 16 सितंबर को ओजोन डे भी मनाया जाता है, ओजोन डे। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें हमसे बोला जा रहा है कि ग्रीन पीस क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हरे भरे वनों का एक क्षेत्र है, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, या फिर फलदार वृक्षों का प्रदेश है, या कृषि योग्य भूमि है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ये जो मतलब कि ग्रीन पीस है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना कनाडा के वैंकूवर में की गई थी। कब, 1971 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है हमको, अब्दुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, या मोहम्मद अली जिन्ना, या बदरुद्दीन तैयब जी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद तीसरा जो इसका मतलब थर्ड जो एडिशन होता है, थर्ड अधिवेशन, ये 1887 में होता है। और यहीं पे जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं मद्रास में ये सेशन होता रहता है और वहीं पे अध्यक्षता मिलती है हमारे बदरुद्दीन तैयब जी को, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933, चौथा है 23 मार्च 1934। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 23 मार्च 1931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो भी ऑप्शंस में दिए हुए हैं इन लोगों में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा कि किनके पास ये अधिकार होता है, तो ये अधिकार होता है भारत की संसद के पास। संसद के पास यह अधिकार होता है। और ये चीज़ कहाँ बताई गई है, तो ये बताया गया है कि आर्टिकल 114 यानी आर्टिकल 114 114 में कहा गया है कि जो सरकार है वह केवल संसद की सहमति से ही संचित निधि से धन का निर्गमन कर सकती है। जो हमारी संसद है उसके बारे में
आर्टिकल 79 में बताया गया है। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया और संसद के 3 अंग होते हैं। पहला है राज्यसभा, देन है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और ये जो राज्यसभा के बारे में बताया गया है ये आर्टिकल 81 में बताया गया है, और आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। लोकसभा के बारे में हमें आर्टिकल 81 में बताया गया है और आर्टिकल 52 के तहत ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये रहा ये वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। उसमें पूछ रहे हैं कि जो भारत का शासन है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव से क्राउन को स्थानांतरित कब हो गया था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है हमारा 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, सेकंड है 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, तीसरा है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत और चौथा है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। जो 1857 का रिवोल्ट होता है उसके बाद जो है 1858 का ये भारत सरकार अधिनियम आता है, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया का एक पत्र आता है और उसके बाद जो भी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र थे वो सब मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा करके ब्रिटिश संसद को मिल जाते हैं। और साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको केवल और केवल व्यापार करने का ही मामला उसके हाथ में रह जाता है। बाकी जो प्रशासन वाला काम था वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश जो संसद थी या महारानी जो थी उनके हाथ में चला जाता है। चलिए देखते हैं जो अपना अगला क्वेश्चन है। उसमें बोल रहे हैं कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किनके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। 4 ऑप्शन है तात्या तोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह एंड बख्त खां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तात्या तोपे। ये जो कुंवर सिंह है इसका तो राइट आंसर ये हो गया। जो कुंवर सिंह है वो इन्होंने 1857 में बिहार से इस आंदोलन को की बागडोर को संभाल रखा था। बख्त खां तो दिल्ली से ही थे। इन्हें जो जफ़र थे उन्होंने मतलब उनके पीएम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने इनको नियुक्त किया था, क्योंकि जफ़र काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सेकंड है संसद के द्वारा चुना जाता है, थर्ड ऑप्शन है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और फोर्थ ऑप्शन है लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के द्वारा नामित किया जाता है। जो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 4 ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल। जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये हमारा आज का जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। 4 ऑप्शन है आर्टिकल 356, आर्टिकल 370, आर्टिकल 390 और आर्टिकल 395। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 370। आई होप आपको ये पता ही होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा आए दिन चर्चा में रहता ही है। तो ये रहे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और उन्हें सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी। चलिए अब आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले जो है सेशन में। आप तब तक के लिए बाय बाय। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।